हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सामन बर्ड सेंचुरी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नेशनल चंबल सेंचुरी को लेकर के। तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उसको हम नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। 1979 में इस नेशनल चंबल सेंचुरी को फाउंड किया गया था और इसका बेसिक रीजन ये था कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंडर जो घड़ियाल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिवराइन सेंचुरी जो है वो बनाई गई थी। ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है इसको हम ट्राई स्टेट सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सेंचुरी का एरिया जो है वो 3 स्टेट में लोकेटेड है, जिसमें शामिल है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इंपोर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी इस सेंचुरी को लिस्टेड किया गया है और रामसर साइट के रूप में ये एरिया जो है वो प्रपोज्ड है। तो ये बेसिक फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है नेशनल चंबल सेंचुरी को लेकर के। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हमारे इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट है केरला स्टेट, वहाँ पर कुछ इशू देखने को मिला। एस्चुरी रीजन जो है वहाँ पर कुछ एक बोट जो है वो कैप्साइट हो गई, जिसमें जो लोग उसमें जो सवार थे वो यहाँ पर जो है वो ड्रोनिंग स्टेज, काफ़ी लोग जो हैं वो इसमें मिसिंग भी है। मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि 25 की कैपेसिटी थी बोट की और जो बोट में सवार लोग थे 50, जिसकी वजह से इशू जो है वो क्रिएट हुआ है। हमारे लिए यहाँ पर इस आर्टिकल में एक टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये जो इशू हुआ है बोट कैप्साइज जो देखने को मिला है वो एस्चुरी रीजन है। तो एस्चुरी होता क्या है, एक ज्योग्राफिकल टर्म्स है, आपको बेसिक जो एक डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एस्चुरी जहाँ पर एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है वो रीजन ही ऐसा होता है जहाँ पर डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है। तो बेसिक बातें जो हैं वो दोनों को लेकर के पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस एक डेल्टा और एस्चुरी जो रीजन होता है उसमें ये है कि एस्चुरी जो है वो एक वाटर बॉडी होती है और डेल्टा जो है वो एक लैंड फॉर्म्स होता है, जहां पर रिवर जो है वो सी एरिया से आकर के मिलती है। जो रीजन होता है उसको बोला जाता है जहां पर सी वो रिवर का फ्रेश वाटर और सी का जो मैरीन वाटर है वो आपस में मिक्स हो रहा है, उस एरिया को बोला जाता है, उस वाटर बॉडी को बोला जाता है एस्चुरी रीजन। और डेल्टा क्या होता है, रिवर अपने साथ में जो भी सब्सटेंस लेकर के आती है उनको यहाँ पर अपने लास्ट पॉइंट पर, जैसे ही वो सी एरिया से मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर ला करके अपने इन सब्सटेंस को मर्ज कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो इससे इसकी वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनता है उसको बोला जाता है डेल्टा रीजन। ये जो एस्चुरी रीजन है जहां पर फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर आपस में मिक्स होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है एस्चुरी रीजन में। ओके, तो अगर हम बात करें तो एग्जाम में इस तरीके की टर्म्स को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्योग्राफिकल टर्म्स को लेकर के कि एस्चुरी क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए और फिर पूछ लिया जाएगा कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहीं पर फ्रंट पेज पर ही। देखो मणिपुर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है, और इशू क्या है कि मैतेई कम्युनिटी जो है उन्होंने एसटी में शामिल होने की डिमांड की। जुडिशरी ने बोला कि शामिल किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए काम करे। तो अदर जो यहाँ पर ट्राइब्स हैं उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर एसटी कम्युनिटी में उनको इंक्लूड किया जाता है तो और ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में अगर हम लेजिस्लेचर में बात करें तो टोटल 60 सीट में से 40 सीट जो हैं वो मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग ही उसमें आते हैं, और साथ ही साथ में मेजोरिटी में जो है इनकी पॉपुलेशन भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम लास्ट कुछ सेंसस से कंपैरिजन करें तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन का एरिया क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है मणिपुर स्टेट में।
तो अगर एसटी में इनको शामिल कर लिया जाता है, अभी प्रेजेंट टाइम में ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बेसिस पर इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर एसटी में शामिल कर लिया जाता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन, इन सब में इनको और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो अदर ट्राइब जो है उनको लगता है कि उनका जो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा, उनका जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो इसकी वजह से इफेक्ट होगा, तो उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहा है। लोग जो है इस प्रोटेस्ट से बचने के लिए निकल करके अलग सेफ एरिया में जो है वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू है ये देखने को मिला। हमने पहले भी डिस्कस किया कि आर्टिकल 355 के बेसिस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर जो इशू है उसको टैकल करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए पावर जो है अपने हाथ में ले ली है। हमने डिस्कस भी किया था कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करती है, उनको यहाँ पर, उन पर्सनल को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है राइटर ने बताया है कि कोविड-19 जो है वो ओवर हो गया है, तो इससे जो जो हमने लेसन सीखे हैं उनको हमें अप्लाई करना चाहिए। राइटर ने यहाँ पर बताया, कुछ बेसिक बातें बताई हैं कि 30 जनवरी 2020 को अगर हम बात करें 1192 दिन पहले, जब कोविड-19 वाज अनाउंस्ड एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, the World Health Organization on 5th May 2023 declared that COVID-19 was no longer a public health emergency of international concern। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी। 2020 में बोला गया था कि इंटरनेशनल कंसर्न के अकॉर्डिंग ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और अब बोला गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ओके, तो सिंपल टर्म्स में आप एक बात समझिए कि कोविड-19 हैज एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ अदर एंडेमिक डिजीज। इंडिया आर्ग्यूबली रीच द कोविड-19 एंडेमिक स्टेज ए ईयर अगो। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने फोकस किया है कि इस टाइम पीरियड में हमने कोविड से क्या क्या जर्नी जो है वो हमने सीखी है, उसके बारे में हमें फोकस करना चाहिए। तो देखो 2020 में जब कोविड आया तो बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो हमने देखे। इस तरीके की आपने न्यूज़ देखी होगी कि एयर के थ्रू जो है वो कोविड वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखी। कोविड-19 की जब सेकेंड वेव देखने को मिली, तो सेकेंड वेव के टाइम में ये देखा गया 21 में जब सेकेंड वेव देखी जा रही थी, तो उस टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा रूमर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में स्प्रेड हुए कि अब जो थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट जो वेव आई थी उसमें हमने देखा कि ओल्ड एज पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुए थे। सेकेंड वेव में यूथ एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। तो थर्ड वेव के लिए बोला जा रहा था कि जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे, और इसकी वजह से जो स्कूल जो है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए बैन भी रहे, बंद भी रहे, जिसकी वजह से एजुकेशन, जो भी स्किल्स डेवलपमेंट है, जो भी लिटरेसी रेट है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बेसिक न्यूमरेसी, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। काफ़ी ज़्यादा सर्वे भी कंडक्ट करवाए गए, उसमें ये देखा गया कि एजुकेशन में एक गैप जो है वो स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो राइटर ने यहाँ पर बोला कि इस तरीके की जो मिस इन्फॉर्मेशन, जो इस तरीके का सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर बन करके जो इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन फैलाई, इन सब के मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड की, इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी डिजीज जो है वो देखने को मिले। तो इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए हमें कोशिश की जानी चाहिए, और ताकि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, और सोसाइटी में जो एक फियर की कंडीशन जो है, फियर का जो एनवायरनमेंट है वो ना क्रिएट हो सके। तो इसके लिए हमें एक फोकस कर सकते हैं। दूसरा, जो एजुकेशन सेक्टर में जो गैप क्रिएट हुआ उसको लेकर के हमें फोकस किया जाना चाहिए कि इस तरीके से स्कूल को जो क्लोजिंग का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ वो नहीं देखने को मिलना चाहिए। अगर इशू क्रिएट होते हैं, नेक्स्ट कोई डिजीज आती है, तो उसको लेकर के हमें पहले से प्रिपेयर हम रहे, क्योंकि लर्निंग स्किल्स, जो भी बेसिक न्यूमरेसी, लिटरेसी, जो भी इशू क्रिएट हुआ है उसकी वजह से जो चिल्ड्रन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। और जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई उनमें भी ये बात बोली गई कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा कि जो चिल्ड्रन जो है वो हमारे देश का यूथ है, और यूथ जो है, अगर हमने देखा कि अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप देखने को मिला एजुकेशन को लेकर के। जो प्राइवेट स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन है और पब्लिक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनमें भी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला। तो एक मेजर गैप क्रिएट करेगा, और वो चिल्ड्रन जो यहाँ पर लैक रहे वो हमेशा जो है
वो एजुकेशन, लिटरेसी, इन सब के एरिया में जो है वो अपने आप को लैक फील करेंगे, और जो एक इक्वलिटी की हम बात करते हैं उस एरिया तक जाकर के सारे इशू जो हैं वो हिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेसन क्या सीखना है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, कि जो मिस इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसर बन करके जो सोशल मीडिया पर जो स्प्रेड करते हैं उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उनको टैकल करने की कोशिश की जानी चाहिए। और दूसरा जो है एजुकेशन सेक्टर में जो नुकसान देखने को मिला उसको। तीसरा हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो हमारा हॉस्पिटल जो है, जो हमारी मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम हो उसको हम इजीली टैकल कर सकें। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर। और अभी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, हमारे इंडिया का फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस जो है उन्होंने कंडक्ट करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और उसके जो भी डाटा है वो रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किए हैं। तो सबसे पहले तो वाटर बॉडी सेंसस जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तो इंडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, और ग्राउंड वाटर हमारे इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स और ड्रॉट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में वाटर बॉडी जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर बॉडी जो है वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इसके लिए एक बफर जोन क्रिएट करते हैं, और ड्राई पीरियड्स में जो फ्लड वाटर्स का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लड आएगी, वाटर आएगा, और उसका जो वाटर है वो इन वाटर बॉडीज में स्टोर हो जाएगा। तो जब भी ड्राई सीजन आएगा हम इन वाटर को स्टोर कर पाएंगे। साथ ही साथ में ये वाटर बॉडी जो है वो, अगर हम बात करें तो वाटर सिक्योरिटी, फूड को लेकर के भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। साथ ही साथ में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इरिगेशन और लिव स्टॉक जो है उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी करवाते हैं। कल्चरल और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो वाटर बॉडी जो है उसका जो एरिया है उसको आप एज ए टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट, जैसे कि पोल्यूशन की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। और उसका बेसिक रीजन ये माना जाता है कि सिटी एरिया में जगह जगह पर जो वाटर बॉडीज़ डेवलप की जानी चाहिए वो एनक्रोचमेंट की वजह से जो है वो खत्म हो गई है, एंड अप हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम, क्योंकि फ्लड, मान लो वाटर मैक्सिमम सिटी जो है वो किसी रिवर वाले एरिया को एक तरीके से कंट्रोल करके वहाँ पर जो है क्या हो रही हैं, एस्टेब्लिश की गई हैं, उनको बसाया जा रहा है। तो अचानक से, क्योंकि हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है वो एक टाइम के बाद में अपने आप को रिपीट करती है, तो जो भी वाटर बॉडीज, जो भी रिवर एरिया जो खत्म हो चुकी है, ड्राई अप हो चुकी है, वह कभी ना कभी जो है वो दोबारा से रिवर एरिया जो है वो डेवलप हो सकता है, इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इसको लेकर के ध्यान में रख करके हमें कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी सिटी एरिया हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई रिवर एरिया है, कोई वाटर बॉडीज़ है, तो उसको हम रिजुवनेट रखें, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। क्योंकि अगर फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, वाटर आता है, तो ये वाटर बॉडी जो है उसको कैप्चर कर लेती है, और सिटीज़ में फ्लड जैसी सिचुएशन जो है वो नहीं क्रिएट हो पाती है। ओके, तो ये कुछ इशू हैं जो वाटर बॉडीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या क्या इशू हमने देखा? पोल्यूशन, एनक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन और ड्राइंग। तो हमें इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए एक प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो वाटर सेंसस है वो कंडक्ट करवाया गया सैटेलाइट के थ्रू। जो भी डाटाज है वो हमने कलेक्ट किए, और हमने ये डाटाज के थ्रू हमने ये देखा कि जो भी वाटर बॉडीज है उनके रिजुविनेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। अब सेंसस जो है वो कैसे कंडक्ट करवाएगी? तो यहाँ पर जो भी नेचुरल, ह्यूमन मेड जो भी यूनिट्स हैं उनको हमने ये देखा कि वाटर को स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो मैक्सिमम हमने कोशिश की कि जो भी जैसे कि ये जो सेंसस कंडक्ट करवाई ना, इसमें हमने क्या कोशिश की? हमने ये कोशिश की है कि भाई हम क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है डाटा एंट्री के लिए, मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, लोकेशन बेस्ड विजुअल आपको किसी भी वाटर बॉडीज की पिक्चर जो लेनी है तो उस ऐप के थ्रू आप ले सकते हो। तो इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि वाटर बॉडी को लेकर के टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती रहे। अब ये जो सेंसस है इसमें बताया गया है कि जो सैटेलाइट्स जो हैं उनका यूज़ यहाँ पर किया गया है। कुछ इश्यू देखने को मिले हैं, कुछ डाटा इस वाटर सेंसस में सामने आए हैं। इन डाटाज को अगर हम डिस्कस करें
तो फर्स्ट डाटा जो है वो हमें ये शो करता है कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन वाटर बॉडीज आर लेस देन 1 हेक्टेयर, मतलब वाटर बॉडीज का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज लेवल पर है। ओके, मतलब बड़ा एरिया जो है वाटर बॉडीज का होना चाहिए, इतना ज़्यादा वाटर बॉडीज का बड़ा एरिया जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि अगर हम रीजनल बेसिस पर डिस्कस करें तो वाटर बॉडीज शो रीजनल पैटर्न दैट कोरिलेट विद रेनफॉल। इन जनरल जो ड्रायर स्टेट है वहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो जो वाटर बॉडीज़ हैं वो थोड़ी लार्जेस्ट हैं और पब्लिकली हेल्ड है, मतलब जहाँ पर ड्राई स्टेट है वहाँ पर ज़्यादा पब्लिकली हेल्ड है, पब्लिक गवर्नमेंट की तरफ से उनको बनाया गया है। और जहाँ पर वेटर पार्ट्स है, मतलब जहाँ पर खूब बारिश होती है, केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वहाँ पर 3/4 जो है टोटल वाटर बॉडीज़ का 3/4 पार्ट जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब उसको प्राइवेट लेवल पर जो है वो हैंडल किया जाता है। ड्राई स्टेट जो है वहाँ पर वाटर बॉडीज़ का यूज किया जाता है इरिगेशन को लेकर के, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के। जो वेटर स्टेट है वहाँ पर डोमेस्टिक यूज के लिए और पिस्की कल्चर के लिए डोमिनेट, और मैक्सिमम जो वाटर बॉडीज़ है ये मैक्सिमम जो है जो मिड साइज्ड वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पंचायत ओन्ड होती है, पंचायत लेवल पर उनको जो है रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है। तीसरा यहाँ पर ये डाटा हमें शो करते हैं कि मैक्सिमम वाटर बॉडी जो है उनको हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे इशू वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम वाटर बॉडी जो है उनके लिए वाटर के लिए लिखा जाता है नॉट इन यूज़, मतलब उनका यूज़ जो है वाटर को आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ में जो वाटर बॉडीज़ हैं वो बिल्कुल डिमिनिश स्टेज में चली गई हैं, तो हमें उनके रिजर्वेशन के लिए काम किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि वाटर सेंसस का कंक्लूजन ये निकला कि हमारे इंडिया में वाटर बॉडीज तो हैं लेकिन उनका एरिया जो है वो काफ़ी कम है, एक तो। दूसरा क्या है कि मैक्सिमम स्टेट में प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हाथों में जब हम देंगे तो उनका रेजुनेशन अच्छे से हो पाएगा। वाटर का जो क्वालिटी है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने में इरिगेशन सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर उसमें पोल्यूशन हुआ तो एक तरीके से जो हमारे एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी पोल्यूशन लेवल देखने को मिल सकता है और उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो हमें वाटर बॉडीज़ को लेकर के जो भी हमारे पास में डाटा है उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है उसके अकॉर्डिंग हम काम करें कि किस तरीके से वाटर बॉडीज़ को हम रेजुविनेट कर सकते हैं। और दूसरा, टाइम टू टाइम इस तरीके की वाटर सेंसस जो हैं 5 ईयर की गैप में या 10 ईयर की गैप में इस तरीके की वाटर सेंसस होनी चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम अपडेटेड जो डाटा है वो हमें वाटर बॉडीज़ को लेकर के देखने को मिल सके। साथ ही साथ में जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, इम्पोर्टेंट स्कीम है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ताकि इनका जो वाटर बॉडीज का इतना इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो देखो जो हिंदू रिलीजन में जो एससी कम्युनिटी में जो लोग आते हैं वो हम देखते हैं कि बहुत बार अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो अभी क्या है कि अगर एससी कम्युनिटी का कोई पर्सन बुद्धिज्म या सिखिज्म रिलीजन लेता है तो उसको एससी कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो दिया जाता है, बेनिफिट है वो दिया जाता है। लेकिन कुछ एससी कम्युनिटी के लोग जो मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट हो गए तो वो डिमांड कर रहे थे कि उनको भी एससी का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि ये देखने को मिला कि हिंदू रिलीजन में उन जो सोसाइटी है और वो जो एससी कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग हैं उन्होंने ऑपरेशन फील किया, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करने का सोचा। तो यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जुडिशरी ने यहाँ पर एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है। हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस के.जी. बालकृष्णन जो है उनकी हेडशिप में ये कमीशन बना है और नेक्स्ट 1 ईयर में ये कमीशन जो है वो अपना काम करेगा। यहाँ पर 2007 में एक कमीशन आया था, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। उन्होंने रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए बात रखी थी। तो उन्होंने यहाँ पर इस बात को लेकर के बोला था कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन जिन्होंने अपने आप को दलित, जिन्होंने कन्वर्ट किया है अपने आप को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, उनको, क्योंकि उन्होंने कास्ट ऑपरेशन जो है वो हिंदू रिलीजन में फेस किया, तो उनको एससी का रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो दिया जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर के नकार रही है। अब यहाँ पर ये नया कमीशन जो है वो क्या रिकमेंडेशन देता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
तो ये कमीशन के जो नेम है ना वो आपको ध्यान में होने चाहिए। बहुत बार इन कमीशन के नेम को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या तो आपको इशू दे देंगे कि इस इशू से रिलेटेड कौन सा कमीशन है, या फिर आपको कमीशन का नेम देकर के पूछ लेंगे कि ये कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 2024 में जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होता है, और आप सभी को पता है कि बहुत सारा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले हम राजपथ के नाम से जानते थे। तो उसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम क्या करेंगे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो परेड होगी उसमें विमेन की मार्चिंग जो है वो देखने को मिलेगी। ऑल ओवर विमेन, मतलब टैब्लू में जो भी ये मार्चिंग होती है अलग अलग नेवी की, आर्मी की, इन सब में जो है वो विमेन ही पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यहाँ पर आर्टिकल है कि इसरो ने डिसाइड किया है कि कॉलेज स्टूडेंट को लेकर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम देने की, जैसे कि यूजी में और पीजी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जो प्रोग्राम देंगे तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन हम स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए बोला गया है कि स्टार्ट एक प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको बोला जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट क्या होता है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। देखो, स्टार्ट एक ट्रीटी भी है जिसमें रशिया और यूएस ने इस ट्रीटी को साइन किया था कि जो भी आर्म्ड जो है उनको हम जो है उनका प्रमोशन, मतलब जो भी न्यूक्लियर वॉरफेयर है, जो भी आर्म्ड, मतलब आप ये यूज़ कीजिए कि जो भी हमारे वेपन्स हैं इन सब का एक तरीके से एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में जो है इनको इंक्रीज किया जाएगा। इस तरीके की ट्रीटी जो है वो रशिया और यूएस के बीच में साइन की गई थी। तो स्टार्ट ट्रीटी जो है अलग है और इसरो का प्रोग्राम जो है स्टार्ट है वो अलग है। इस स्टार्ट में क्या किया जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट एंड फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है उनको फिजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। तो एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है वो जिज्ञासा पोर्टल के थ्रू अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।